लास्ट के क्लास में मैंने आपको वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट किया था, जो आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 273 पे है। और लिखा हुआ था कि हमने आपको जिक्र भी किया था कि कोई भी अनडिजायरेबल चेंज हो जाए कंपोजिशन ऑफ वाटर में, जो हार्मफुल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसी को वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। आप पेज पलट करके देखेंगे 274 नंबर पेज पे सबसे ऊपर में लिखा होगा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास्ड इन 1974। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब पास हुआ है? 1974 में। और उसके बाद हमने एक चीज पहले पिछले क्लास में भी जिक्र किया था कि 99% वाटर जो है, 99.9% वाटर प्योर है, 0.1% इम्प्योरिटी ही अनफिट बनाया है डोमेस्टिक यूज के लिए। और 0.1% इम्प्योरिटी में तीन चीज बताया था, सस्पेंडेड मैटर, कोलाइडल मैटर और डिजॉल्व न्यूट्रिएंट। तो ये सब हमने जिक्र कर रखा था। आज हम लोग जो है शुरू करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसी को बीओडी कहते हैं। पहले लोग इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोल देते थे, लेकिन अब सिर्फ इसको क्या बोलना है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका डिफिनेशन हमने जिस दिन नोट्स पढ़ा रहा था उस दिन भी बताया था, वहां पर भी लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली मेटाबोलाइज 1 लीटर ऑफ कंटामिनेटेड वाटर इन 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल लाइट इंटेंसिटी। 1 लीटर सीवेज वाले पानी को कंप्लीटली मेटाबोलाइज होने के लिए कितना मिलीग्राम ऑक्सीजन सप्लाई हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको 5 दिन में 20 डिग्री सेल्सियस पे और नॉर्मल लाइट इंटेंसिटी पे डिकम्पोज कर दे, उसी को बीओडी बोलते हैं। किसी वाटर में बीओडी अगर ज्यादा है, किसी वाटर का बीओडी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसमें सीवेज का अमाउंट काफी ज्यादा है। आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 274 पे, 274 नंबर पेज पे एक ग्राफ बनाया हुआ है। वो ग्राफ मैं भी बना रहा हूं, ये देखिएगा। ये है रिवर में वाटर के फ्लो का डायरेक्शन। हम लोग यमुना रिवर की ही बात कर लेते हैं। इसमें वाटर जो है दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से आगे इलाहाबाद, बनारस, मुगलसराय होते हुए पटना, आगे बे ऑफ बंगाल जाती है। तो वाटर का फ्लो का डायरेक्शन ये है। अब दिल्ली में क्या है कि सीवेज को यहीं पे डंप किया जाता है, और सीवेज के डंप करने से जहां सीवेज ज्यादा होगा वहां का बीओडी जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे और बीओडी कम होते जाएगा। ये है बीओडी। बीओडी जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिलता है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होते हैं वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को मिलता है। बीओडी ज्यादा हो गया तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन का ग्राफ ऐसे हो जाए। अब देखिए, ये है डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो किसको मिलता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को। और बीओडी किसको मिलता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। यहां पर डिजॉल्व ऑक्सीजन काफी कम है, इसीलिए फिश और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि यहां पे डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम है, नहीं के बराबर है, तो फिश का सर्वाइवल यहां पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पर देख रहे हैं ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन काफी ज्यादा है, इसलिए फिश और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एबंडेंट होते हैं, इसका नंबर बहुत ही ज्यादा होता है। फिश और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का नंबर यहां ज्यादा होता है। तो हमने क्या बोला कि यहां पे बीओडी कम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम ऑक्सीजन चाहिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन किसको मिलेगा? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को, इसलिए फिश सब यहां पे सबसे ज्यादा एबंडेंट होते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक पे पेज नंबर 275 पे फर्स्ट पैराग्राफ में जिक्र यही किया गया है कि बीओडी क्या होता है, और बताया गया है, हमने पिछले चैप्टर में सीवेज ट्रीटमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है। हमने भी आपको पढ़ाया है, जब नोट्स पढ़ा रहा था
तो उस टाइम पे हमने बताया था बीओडी क्या है, और बताया है कि जितना ज्यादा सीवेज होगा उतना ज्यादा बीओडी होगा, कम बीओडी है या जीरो बीओडी है तो इसका मतलब होगा प्योर वाटर। 75 नंबर पेज के सेकंड पैराग्राफ में अगर पढ़ेंगे आप तो वहां लिखा हुआ है कि बीओडी क्या होता है। किसी वाटर बॉडी में अगर यदि सीवेज सबको डंप कर दिया जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करना पड़ेगा उसको डिकम्पोज करने के लिए। किसी वाटर बॉडी में सीवेज को डंप कर दिया जाएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करना पड़ेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। कहने का मतलब उसका बीओडी काफी हाई होगा, और ज्यादा ऑक्सीजन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिल जाएगा तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन कम अवेलेबल होगा। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन कम अवेलेबल होगा तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सबका डेथ होने लगेगा। ये लिखा हुआ है आपके 275 नंबर पेज पे सेकंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक एल्गी इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। It deteriorate the quality of water and give distinct color and distinct smell to water body. Some bloom forming algae are highly toxic to human and other animal. Algal bloom क्या है? एक्सेसिव ग्रोथ है प्लैंक्टोनिक एल्गी का, उसी को हम लोग कहते हैं एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये डिटोरिएट करता है वाटर के क्वालिटी को और देता है डिस्टिंक्ट कलर और डिस्टिंक्ट स्मेल देता है वाटर बॉडी का। कुछ ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी जो होते हैं वो हाईली टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन के लिए और अदर एनिमल के लिए। और 275 नंबर पेज पे लास्ट पैराग्राफ जो है, फोर्थ पैराग्राफ डायग्राम से ऊपर, उसमें लिखा हुआ है कि कभी आपने किसी वाटर बॉडी में देखा होगा काफी कलर्ड एट्रैक्टिव फ्लावर लगे होते हैं। हालांकि कुछ एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि नीचे दिए हुए डायग्राम में जो कलर एट्रैक्टिव फ्लावर दिख रहा है, डायग्राम में दिखेगा नहीं आपको, लेकिन लिखा हुआ है कि नीचे जो डायग्राम में आप कलर एट्रैक्टिव फ्लावर देख रहे हैं वो इकॉर्निया है, जो इंडिया में लाया गया था ऑर्नामेंटल पर्पस से। इकॉर्निया है जो इंडिया में लाया गया था ऑर्नामेंटल पर्पस से, लेकिन आज ये वर्ल्ड का मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड बना हुआ है। पेज पलट करके देखेंगे, इसको लोग टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, because it has excessive reproductive ability that is more than our removing ability। हम लोग कहते हैं इकॉर्निया मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड है पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत ज्यादा है, अपने रिमूविंग एबिलिटी से ज्यादा इसका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है। जितना तेजी से ये ग्रो कर सकता है, हम लोग जितना तेजी से निकाल सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से ये ग्रो कर सकता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ज्यादा है और इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। 76 नंबर पेज पे आप देखिएगा सेकेंड पैराग्राफ में ऊपर से जो शुरू होगा उसमें लिखा हुआ है कि जो वेस्ट है, सीवेज है, होम का या हॉस्पिटल का, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। आपको मैं इसको दूसरे ढंग से समझाता हूं। आप सबके घर में एमसीडी का पानी होगा, जल बोर्ड का पानी आता होगा। आपने जल बोर्ड वाला पानी का पाइप देखा है कहां से गुजरता है? बिल्कुल नाले के पैरेलल से गुजरता है, और लोहे का पाइप होता है। लोहे के पाइप में रस्टिंग बहुत कॉमन होता है, तो रस्टिंग हो गया, धीरे धीरे होल हो गया, और जब जल बोर्ड वाले ने पानी सप्लाई किया तो पाइप से पानी नाले में जाने लगा। एक दिन पर्सन देर से सो करके जगा, याद आया अरे आज तो मोटर ही नहीं चलाया, जाकर के मोटर चलाया, तब तक जल बोर्ड वाले ने पानी सप्लाई बंद कर दिया। लेकिन मोटर के वजह से सकिंग प्रेशर था और उसने नाले के पानी को सक करके पानी वाले टंकी में भेज दिया। आप सोचिए कि वो नाला अगर किसी हॉस्पिटल का होता, कितने डिजीज कॉजिंग पैथोजन होते, और वो कौन कौन सा डिजीज कर सकता है। वो क्या करता है? कोलरा करता है, एब्डोमिनल डिसेंट्री करता है, टाइफाइड करता है, जॉन्डिस करता है, ये सब चीज कर सकता है। इसलिए वाटर को प्योर करके ही पीना चाहिए, फिल्टर करके, आरओ से, रिवर्स ऑस्मोसिस से फिल्टर करके ही पीना चाहिए, और वो भी आरओ यूवी ट्रीटमेंट वाला होना चाहिए, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबका डेथ हो जाए, उसी को ड्रिंकिंग में यूज करना चाहिए। उसके नीचे एक हैवी मेटल का डिफिनेशन लिखा हुआ है
कि हैवी मेटल वो होता है जिसका डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होता है। हैवी मेटल वो होता है जिसका डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होता है, जिसका एग्जाम्पल है मरकरी है, कैडमियम है, लेड है। आपके एनसीईआरटी ने कॉपर भी लिख दिया है। हमारे अनुसार से कॉपर होना नहीं चाहिए हैवी मेटल, लेकिन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैं तो हैवी मेटल कहता हूं मरकरी, कैड, लेड, कैड है, कैडमियम है, लेड है, मरकरी, लेड, कैडमियम, ये सब को कहता हूं। आपके एनसीईआरटी ने कॉपर भी लिख दिया। एक होता है बायोमैग्निफिकेशन और बायो एम्प्लीफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन क्या है? अमाउंट ऑफ टॉक्सिकेंट इंक्रीजेस सक्सेसिवली विथ इंक्रीज इन ट्रॉपिक लेवल थ्रू फूड चेन। टॉक्सिकेंट का कंसंट्रेशन सक्सेसिवली इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन ट्रॉपिक लेवल। टॉक्सिकेंट का कंसंट्रेशन सक्सेसिवली इंक्रीज होता है, यानी हायर ट्रॉपिक लेवल में टॉक्सिकेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और जितना कम ट्रॉपिक लेवल होगा उतना कम होगा, क्योंकि टॉक्सिकेंट का फ्लो फूड चेन के थ्रू होता है, जो हायर ट्रॉपिक लेवल में एक्यूमुलेट होते जाते हैं। इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं या इसी को बायो एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और यह सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ था डीडीटी में। आप जानते हैं डीडीटी लिपोसॉल्युबल होता है, लिपिड में सॉल्युबल होते हैं डीडीटी। तो डीडीटी के बारे में ही देखा गया था। आप वहां देखिएगा डायग्राम में एक करेक्शन है। वाटर में जो डीडीटी का कंसंट्रेशन है वाटर में जो डीडीटी का कंसंट्रेशन है वो है 0.003 ppb। डायग्राम में देखिएगा ये कहां है? वाटर में। और फिश ईटिंग बर्ड में जो डीडीटी का कंसंट्रेशन सबसे ऊपर है, ये सबसे बॉटम में है डायग्राम में, और सबसे टॉप पे जो है वो फिश ईटिंग बर्ड में कितना लिखा हुआ है? 25 ppm। ये कहां है? फिश ईटिंग बर्ड। कुछ बुक में वाटर में, डायग्राम में वाटर में यहां ppm लिखा हुआ है, लेकिन होना क्या चाहिए? वाटर में ppb। और फिश ईटिंग बर्ड में 5 ppm लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए? 25 ppm। अगर आपके बुक में सही लिखा हुआ है तो करेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मैं बता रहा था कि डीडीटी जो होते हैं लिपोसॉल्युबल होते हैं, लिपिड में सॉल्युबल होता है। और सबसे पहले बायोमैग्निफिकेशन इसी के केस में देखा गया था। लोग कहते हैं कि डीडीटी का हायर कंसंट्रेशन फिश ईटिंग बर्ड में मिलता है। और आपने साइलेंट स्प्रिंग भी पढ़ा था, एक नोबेल है, उसमें भी डीडीटी का क्या इफेक्ट है बर्ड पे वो मेंशन किया गया था, यानी इंसेक्टिसाइड का क्या इफेक्ट है, स्पेशली डीडीटी का। हालांकि डीडीटी और बीएससी आज के दिन में बैन है, आप खेतों में यूज नहीं कर सकते हैं डीडीटी को और बीएससी को। 84 में ही बैन लगा दिया गया था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डीडीटी और बीएससी का कंसंट्रेशन इंडियन पर्सन में मिला था। इंडियन ह्यूमन में डीडीटी और बीएससी का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा था, और ये लिपोसॉल्युबल होते हैं, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। तो अब खेतों में तो यूज नहीं होता है। डीडीटी का काम होता है मॉस्किटो सबको, लार्वा सबको किल करने में काम आता है, मच्छर रिपेलेंट के लिए, मॉस्किटो रिपेलेंट में यूज किया जाता है। तो वहां एक लाइन लिखा हुआ है, डीडीटी इंटरफेयर विथ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड। DDT interfere with calcium metabolism in bird and it causes thinning of egg cell which result in premature hatching of egg and declination in bird population. DDT इंटरफेयर करते हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड के साथ, जिसके वजह से क्या होता है? प्रीमेच्योर्ड हैचिंग होता है और डिक्लाइन हो जाता है बर्ड के पॉपुलेशन। 276 नंबर पेज पे ही नीचे में लिखा हुआ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन सब है इस सब का।
It is natural aging of water body due to nutrient enrichment. It is natural aging of water body due to nutrient enrichment. नेचुरल एजिंग वाटर बॉडी का किसके वजह से? न्यूट्रिएंट के इनरिचमेंट के वजह से। नेचुरल एजिंग है वाटर बॉडी का न्यूट्रिएंट के इनरिचमेंट के वजह से। उसी को हम लोग कहते हैं यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेचुरल एजिंग तो उसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। कोई नया लेक है, कोई वाटर बॉडी नया है, तो उसका पानी जो होता है वो क्लियर होता है और कोल्डर होता है, ठंडा होता है और साफ होता है। अगर यंग है वाटर बॉडी तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें प्लैंक्टोनिक ग्रोथ सब होगा, प्लांट सब ग्रो करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, उसमें एल्गी सब आएंगे, प्लांट सब ग्रोथ करते जाएंगे और बॉटम में जमा होते जाएंगे, मरने के बाद डिकम्पोज होते जाएंगे और नीचे से मड बनते जाएगा। मड बनने से क्या होगा, वाटर का लेवल कम होते जाएगा। कोई वाटर बॉडी यंग था तो हमने बोला क्लियर है और कोल्डर है, काफी ज्यादा डेप्थ है, साफ पानी है। लेकिन जब इसमें प्लांट सब ग्रोथ किए तो प्लांट का एक टाइम के बाद लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा तो डेथ होगा। डेथ होने के बाद वो बॉटम में जमा होगा तो नीचे से क्ले सिल्ट के डिपोजिशन के वजह से वाटर जो है वो कम होते जाएगा। लैंड जो है यहां पे क्ले सिल्ट के बनने से वाटर का लेवल कम होते जाएगा और इससे क्या होगा, वाटर गर्म भी रहने लगेगा। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन ज्यादा यूज होने लगेगा तो वाटर गर्म भी होने लगेगा। तो एक यंग लेक का क्या पहचान है? एक यंग लेक कौन सा हो सकता है, एक यंग वाटर बॉडी कौन सा हो सकता है, या न्यूली फॉर्म वाटर बॉडी कौन सा हो सकता है? उसमें मड नहीं होगा, वाटर क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और पानी का टेम्परेचर कम होगा। और कोई एज वाटर बॉडी क्या हो सकता है? तो हम लोग कहेंगे कि वो जो ओल्डर वाटर बॉडी हो सकता है उसमें क्या हो सकता है, एक तो वाटर का लेवल कम हो जाएगा क्ले और सिल्ट के डिपोजिशन से, उसमें मड होगा, पानी क्लियर नहीं होगा और वाटर जो होगा थोड़ा सा वार्मर होगा तो वो ओल्डर होता है। लेकिन ये ना एजिंग जो है वाटर बॉडी का ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट ये सब ह्यूमन डाल देते हैं, सीवेज डंप हो जाता है, हॉस्पिटल वेस्ट आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज वेस्ट आ जाते हैं, होम से वेस्ट आ जाते हैं। अगर ये सब वाटर बॉडी में आ गया या थर्मल पावर प्लांट से गर्म पानी आ गया तो इससे क्या होगा, एजिंग का रेट एक्सेलरेट कर जाता है। उसी को कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि एजिंग जो होता है वो काफी स्लो प्रोसेस होता है। वाटर बॉडी का जो एजिंग होता है, यूट्रोफिकेशन, नेचुरल एजिंग, वो काफी स्लो होते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन एक्टिविटी हो जाए, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट ह्यूमन ने डंप कर दिया या सीवेज डाल दिया सॉरी सीवेज डाल दिया, या फिर हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रीज वेस्ट आ गए, होम वेस्ट आ गया, तो इस सब से क्या होता है कि एक्सेलरेट कर जाते हैं एजिंग। उसी को हम लोग कहते हैं कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। उसको कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक के 277 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन क्या होता है। उसके नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, थर्मल पावर प्लांट से जो थर्मल वेस्ट वाटर आते हैं, आपको पता होगा पानी गर्म करते हैं, स्टीम बनता है, फिर वाटर भी रिलीज होते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी गर्म पानी निकलते हैं। तो थर्मल जनरेटेड प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड प्लांट से जो थर्मल वेस्ट वाटर निकलता है उसको भी डंप कर दिया जाता है वाटर बॉडी में। इससे क्या होगा, प्लांट एनिमल का एक्सेसिव ग्रोथ होता है। वो एनिमल
जो हाई टेम्परेचर से सेंसिटिव है उसका ग्रोथ होने लगेगा, वो एनिमल जो लो टेम्परेचर में रहने वाला होगा उसका डेथ हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं एक इम्बैलेंस सब क्रिएट हो जाता है। तो ये है कल्चरल और एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन और थर्मल पावर प्लांट के वेस्ट वाटर का इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद जो है आपके एनसीईआरटी बुक में केस स्टडी है फॉर इंटीग्रेटेड वाटर ट्रीटमेंट का, नेचुरली वाटर को ट्रीट करना है। ये बात है अर्काटा टोन का। अर्काटा टोन लोकेटेड इन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। अर्काटा टोन कहां लोकेटेड है? नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में, वहां का ये बात। हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बायोलॉजिस्ट वहां के लोकल टाउनशिप के लोगों के साथ कोलैबोरेशन बनाए। बायोलॉजिस्ट ऑफ हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया किसके साथ कोलैबोरेट किए? टाउनशिप के लोगों के साथ, और उन्होंने वाटर को नेचुरली प्योर करने का कोशिश किया। वाटर को नेचुरली कैसे प्योर किए? तो इसमें दो टेक्निक यूज हुआ। एक कन्वेंशनल टेक्निक है। कन्वेंशनल टेक्निक में तीन मेथड आता है। एक है सेडिमेंटेशन, वाटर को रोक करके रखना है, सीवेज वाले वाटर को, जो हैवी सब्सटेंस होगा बॉटम में जमा हो जाएगा, तो उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। दूसरा है फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना है, और क्लोरीन ट्रीटमेंट। ये कन्वेंशनल टेक्निक है। क्लोरीन से भी क्या होता है? इंप्योरिटी बॉटम में जमा हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन से भी, और फिल्टर कर लीजिए। लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे हैवी मेटल बचते हैं। तो कन्वेंशनल टेक्निक में ये तीन था, फिर भी उसमें बहुत सारे हैवी मेटल बचे हुए थे, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए क्या किया गया? 6 सीरीज में 60 हेक्टेयर से ज्यादा का मार्सी एरिया का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से मार्सी एरिया बनाया गया है 6 मार्सी एरिया का फॉर्मेशन हुआ। मड वाला एरिया बनाया गया। इसमें सीड किया गया प्लांट एनिमल माइक्रोब्स को, प्लांट एनिमल माइक्रोब्स को सीड किया गया। प्लांट एनिमल माइक्रोब इस सब को सीड किया, और सीवेज वाले पानी को यहां से इसमें सप्लाई कर दिया। तो प्लांट एनिमल माइक्रोब ने क्या किया? इसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया, यूज किया। वाटर थोड़ा प्योर हुआ, अब इसमें गया, इसमें फिर प्लांट एनिमल ने, माइक्रोब्स ने न्यूट्रिएंट सबको यूज करते गया, आगे गया, आगे गया। इस तरह से 6 सीरीज के बाद जो वाटर निकले वो इतना प्योर था जिसको एग्रीकल्चर यूज में यूज किया गया, एग्रीकल्चर पर्पस में यूज किया गया। तो इसने क्या किया? तो हमने दो टेक्निक यूज किया। एक कन्वेंशनल टेक्निक जिसमें तीन चीज था, सेडिमेंटेशन, क्लोरीन ट्रीटमेंट और फिल्ट्रेशन। फिर भी उसमें हैवी मेटल थे, तो उसको क्या किया गया? तो फ्लो करवाया गया 6 सीरीज ऑफ 60 हेक्टेयर से ज्यादा के मार्सी एरिया से, और इसमें सीड किया गया प्लांट एनिमल माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, इन सब चीज को दे दिया गया। और 6 सीरीज के बाद जो वाटर यूज रिलीज हुए वो एग्रीकल्चर में यूज करने लायक बन गया था। बिना किसी केमिकल का यूज किए हुए वाटर को नेचुरली इन्होंने प्यूरिफाई किया। साथ ही साथ हम लोग इनके एसोसिएशन को बोलते हैं फोम, FOAM। फोम का पूरा नाम होता है फ्रेंड ऑफ अर्काटा मार्स, फ्रेंड ऑफ अर्काटा मार्स। और उसमें लिखा हुआ है 77 नंबर पेज पे, नीचे से सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इट ऑल्सो बिहेव एज सेंचुरी। ये एक सेंचुरी के जैसा भी बिहेव करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जैसा, क्योंकि डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। और दूसरी बात बताया है कि फोम का पूरा नाम क्या है? फ्रेंड ऑफ अर्काटा मार्स। 77 नंबर पेज पे सबसे आखिरी पैराग्राफ में जो लाइन लिखा हुआ है, बड़ा ही अलग लाइन लिखा हुआ है। कभी आप सोचिए कि टॉयलेट के एक फ्लश में हम लोग कितना पानी बेकार करते हैं। टॉयलेट के एक फ्लश में कितना पानी बेकार करते हैं। घर में कितने मेंबर हैं, कितने बार वॉशरूम जा रहे हैं, एक फ्लश में कितना पानी बेकार हो रहा है। इसलिए आजकल एक इकोसेन टॉयलेट चला है, पेज पलट करके देखेंगे 278 नंबर पेज पे ऊपर में लिखा हुआ है,
इकोसेन टॉयलेट चला है, ये केरला और श्रीलंका में यूज हो रहा है आजकल। इसमें क्या किया जाता है कि ह्यूमन के वेस्ट को रिसोर्स के फॉर्म में यूज करते हैं एंड रिड्यूसेज प्रेशर ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। ह्यूमन के एक्सक्रीटा को ड्राई करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और उसको फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर पे जो प्रेशर है उसको कम कर रहा है। यानी ह्यूमन का एक्सक्रीटा एक रिसोर्स के जैसा बिहेव कर रहा है, नेचुरल रिसोर्स के जैसा, एंड रिड्यूसेज प्रेशर ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। और ये इकोसेन टॉयलेट कहां चल रहा है? केरला में और श्रीलंका में, इन दो जगह पे चल रहा है, ऐसा आपका एनसीईआरटी बुक लिखता है। एक बायो टॉयलेट भी होते हैं, वो अलग होता है, यानी उसमें एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा होता है। आप कभी अच्छे ट्रेन में सफर करेंगे ना, तो उसके टॉयलेट पे लिखा होता है कि बायो टॉयलेट है। बायो टॉयलेट का मतलब होता है उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, यानी उसमें बैक्टीरिया सब दिया हुआ है, मीथेन गैस रिलीज हो रहे हैं और सीवेज को ऑटोमेटिकली ट्रीट कर रहा है। ट्रैक पे नहीं अब सीवेज छोड़ा जाता है, उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया। लेकिन वो कितना सक्सेसफुल है आप समझ सकते हैं। एक तो हम लोग इंडियन है, वो बायो टॉयलेट में कोई बॉटल डाल देता है, कोई किसी भी चीज को, कोई गार्बेज सबको डालते जाता है, तो सोचिए फिर क्या होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। और दूसरी बात, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एक तो हम लोग कहते हैं ये सब गार्बेज वगैरह सब डाल देते हैं लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। और दूसरी और सबसे बड़ी बात है कि जिस ट्रेन में मान लेते हैं स्लीपर कोच है, तो उसमें शायद 80% का सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन हम लोग सफर भी तो 150 के लगभग में लोग करते हैं। तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो टैंक लगाया गया, स्लीपर ट्रेन के एक कोच की बात कर रहा हूं, तो वो तो ये मान के लगाया गया कि चलो 80% का है तो 90% बैठ जाएंगे, 100% बैठ जाएंगे, तो उस कैपेसिटी में लगाया। लेकिन यहाँ तो 150 लोग सफर कर रहे हैं, तो वो कहां से सक्सेसफुल होगा। फिर भी बहुत सारे ट्रेन में लगा हुआ है। वो बायो टॉयलेट अलग है, इकोसेन टॉयलेट अलग होता है, जो हमने केरला और श्रीलंका में बोला। इसके बाद जो आपके एनसीईआरटी बुक में है वो है सॉलिड वेस्टिंग। सॉलिड वेस्टिंग क्या होता है? सॉलिड वेस्ट क्या होता है? आप देखिए, हम लोगों के घर से रोज कितना गार्बेज निकलता है। एक पॉली बैग तो कम से कम गार्बेज निकलता ही है, ब्लैक वाला गार्बेज वाले बैग में। घर में गेस्ट आ जाए तो 2-3 भी हो सकता है, वरना एक तो निकलता ही। अब पूरे सोसाइटी से सोचिए कितना निकलता होगा, आपके पूरे मोहल्ले से कितना निकलता होगा, आपके पूरे स्टेट से कितना, मतलब आपके पूरे टाउन से कितना निकलता होगा, स्टेट से, पूरे इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से एक दिन में कितना गार्बेज निकलता होगा। ये सॉलिड वेस्टिंग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खास करके मेट्रो सिटीज में सॉलिड वेस्टिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक कबाड़ी वाला और रैग पिकर होते हैं, वो काफी ज्यादा इको फ्रेंडली वर्क करता है। रैग पिकर क्या होता है जानते हैं? आप देखते होंगे रात सब के टाइम में कुछ लोग गार्बेज चुनते रहते हैं, वो बड़ा सा वो बैग रहता है उनके पास, उसमें मतलब बोरा होता है, उसमें वो गार्बेज सबको रखते जाते हैं। मोहल्ले का कुत्ता देखने के साथ भौंकना शुरू कर देता है रैग पिकर को। लेकिन वो कितना इको फ्रेंडली काम करते हैं, जो चीज रिसाइकिल होने वाला है उस सबको रिसाइकिल करने का काम करते हैं। हमने आपको बताया था ना कि 3 टाइप के पॉल्यूटेंट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल जिसका डिकम्पोजिशन होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, और रिसाइक्लेबल। तो कबाड़ी वाला और रैग पिकर जिस जिस चीज को ले जाता है वो सब रिसाइकिल होते हैं, फिर से रीयूज होने लायक उसको बनाया जाता है। देखिए, वक्त के साथ में सब कुछ बदलते जाता है, और आज के टाइम में प्लास्टिक जरूरत भी है और सबसे बड़ी समस्या भी। हर एक सामान प्लास्टिक में मिलता है, खास करके मेट्रो सिटी में। लोग गांव सब में, विलेज सब में तो दूध लेने के लिए स्टील का जार लेकर के भी चले जाते हैं, कंटेनर लेकर के भी चले जाते हैं, लेकिन शहर में लोग खाली हाथ जाते हैं। दूध का जो थैली है, पॉच है, वो भी प्लास्टिक में,
एक एक्स्ट्रा और पॉलिथीन लेते हैं, फिर उस मिल्क को लाते हैं। वेजिटेबल है, जितने भी ऑयल है या मिनरल वाटर है, सब प्लास्टिक में ही आता है। यहां तक एक अच्छे क्वालिटी के अगर बिस्किट की बात करें ना, तो उसमें भी कई लेयर में प्लास्टिक होते हैं। सबसे बाहर एक प्लास्टिक का पैक होगा, उसको फाड़ेंगे तो अंदर में एक इंडिविजुअल पैक निकलेगा, उस पे किसी सेलिब्रिटी को बिस्किट खाते हुए देखेगा, आप उसे भी फाड़िए, एक प्लेन सा प्लास्टिक का रैपर होगा, उसे भी हटाइए, प्लास्टिक का केस होगा, उसमें 4 बिस्किट रखा होगा। आप सोचिए उस 4 बिस्किट के चक्कर में कितना सारा प्लास्टिक जेनरेट हुआ। आजकल तो बहुत सारे जो बच्चों के कुरकुरे वगैरह आते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या टॉय डाला होता है। एक तो प्लास्टिक का पॉच है, उसमें भी प्लास्टिक के टॉय है जो किसी काम के हैं नहीं, बिना मतलब का प्लास्टिक का जनरेशन हो रहा है। तो प्लास्टिक एक सबसे बड़ी समस्या है। आप किसी भी शहर में अगर रहते होंगे तो वहां पे कूड़ों वाला पहाड़ जरूर देखे होंगे। दिल्ली में तो है ही, कभी आप करनाल बाईपास पे देखेंगे कूड़ों का पहाड़ कितना बड़ा है। लोग कहते हैं कुतुब मीनार से सिर्फ 8 मीटर हाइट कम रह गया। कुतुब मीनार के हाइट से 8 मीटर हाइट कम रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आप देखेंगे आनंद विहार के पास कूड़ों का पहाड़ है, उसका हाइट बोला जाता है कुतुब मीनार से 5 मीटर कम है। इधर तुगलकाबाद बॉर्डर पे भी कूड़ों का पहाड़। तो हम लोग कहते हैं ये सब जो है ये सॉलिड वेस्टिंग का ही रिजल्ट। अब इसमें लोग क्या कर सकते हैं, जो चीज बर्न करने वाला है उसको बर्न करना चाहिए, लेकिन ओपन में बर्न नहीं करना चाहिए, उसको एक प्रॉपर मेथड से, चाहे वो कंबसन में, इस तरह से बर्न करके कम से कम एरिया को ऑक्युपाई करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। एक हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट क्या है, बायो वेस्ट होते हैं। जैसे एक तो आफ्टर बर्थ होता है, आपको पता होगा, बर्थ होने के बाद ना वो जो चैम्बर होता है, वो जो चैम्बर होते हैं जिसमें बच्चे होते हैं वो भी बाहर आते हैं, उसको लोग आफ्टर बर्थ कहते हैं। आफ्टर बर्थ हुआ, जैसे किसी पर्सन का हैंड काटना पड़ा, वो चीज हुआ, किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन था उसको निकाला, किसी के बॉडी पार्ट में पस बन गया, माइक्रोब आ गए हैं, डॉक्टर ने उस पार्ट को काटा। अब ये सब ना हॉस्पिटल वेस्ट, इस सब को खुले में डंप नहीं करना चाहिए, इसमें कई सारे डिजीज कॉजिंग पैथोजन, इसको इंसिनेटर में डालना चाहिए। इंसिनेटर मतलब होता है भट्टी में डालना चाहिए, जहां का टेम्परेचर काफी हाई होता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको बर्न कर देगा CO2, और वाटर में थोड़ा सा सल्फर, फॉस्फेट, ये सब भी निकलेगा, वो नेग्लिजिबल होगा, लेकिन मेनली CO2 और वाटर में, और जितने भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन है उस सब से भी हम लोग फ्री हो जाएंगे। यानी हॉस्पिटल वेस्ट को ऐसे नहीं खुले में फेंकना चाहिए, उसको इंसिनेटर में डाल करके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। इंसिनेटर मतलब होता है भट्टी में डाल करके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, फिर उसको कहीं डंप करना चाहिए। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान तो सब लोग जानते हैं कि जितने भी मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है, लैपटॉप है, जितने भी सामान हैं आजकल जो ऑपरेट हो रहे हैं बैटरी से या इलेक्ट्रिसिटी से, वो सब इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है ये सब जनरली बनाते हैं डेवलप कंट्री, जो बना होता है कॉस्टली मेटल का, जैसे कि हम लोग कहते हैं गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, सिलिकॉन है, इन सब चीजों का बना होता है। और बनाते कौन है, डेवलप कंट्री। डेवलपिंग कंट्री ना उसका मार्केटिंग किया करता है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, ये सब डेवलपिंग कंट्री है, ये उसका मार्केटिंग करता है। बनाता कौन है, डेवलप कंट्री बनाता है, डेवलपिंग कंट्री उसका मार्केटिंग किया करता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हुआ वो गार्बेज हो जाते हैं, उसका करना क्या चाहिए, तो उसका एक लाइन वहां लिखा हुआ है, रिसाइकिल इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर ट्रीटिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। 79 नंबर पेज पे आप पढ़ेंगे, प्लास्टिक रेमेडी से ऊपर वाला लाइन में वहां लिखा हुआ है, रिसाइकिल इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर ट्रीटिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, रिसाइकिल ही एक निदान है।
लेकिन आप जानते हैं हम लोग इंडियन हैं, मेंटेलिटी कैसा है, आप भी इंडियन ही है। आप सबके घर में मोबाइल एज ए फॉसिल्स पड़ा होगा कि 2000 में ये मॉडल था, 2005 में ये आया, 8 में ये आया, 10 में ये आया, 15 में ये आया, 18 में ये आया। ये सब पुराना मोबाइल फॉसिल्स के फॉर्म में पड़ा हुआ है। मैं आपको कहता हूं कि वो सारा पुराना मोबाइल ना आपके घर का ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज है। उसको डंप कर दीजिए किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, ई डस्टबिन लगा होता है उसमें डाल दीजिए, उसका रिसाइकिल हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हमें क्या मिलेगा, आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए घर में हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को सजा करके रखते हैं, ई वेस्ट को सजा के रखते हैं, रिसाइकिल होने नहीं देते। बाकी जो डेवलप कंट्री है ना, उसके पास रिसाइकिल का टेक्निक, और डेवलपिंग कंट्री क्या करते हैं, उस खराब ई वेस्ट को मंगाते हैं अदर कंट्री से, फिर उसको रिसाइकिल करते हैं। सिल्वर से सिल्वर बनाते हैं, कॉपर से कॉपर बनाते हैं, जिंक से जिंक बनाते हैं, गोल्ड से गोल्ड बनाते हैं, प्लेटिनम से प्लेटिनम बनाते हैं, और उसको रिसाइकिल करता है डेवलपिंग कंट्री। लेकिन हम लोग जो अपने घर में रखे हुए हैं उसको रिसाइकिल नहीं हो पाता। अब देखिए, इस साल ना टोक्यो में ओलंपिक होने वाला था, तो जापान में जगह जगह ई डस्टबिन लगा दिया गया पूरे जापान में, और बोला गया कि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज है ना, उसको इसमें डंप कर दीजिए और इसको रिसाइकिल करेंगे। उससे जो गोल्ड बनेगा, प्लेटिनम बनेगा, सिल्वर बनेगा, कॉपर बनेगा, उसी का मेडल बना करके ओलंपिक में देंगे। हालांकि इस साल ओलंपिक हुआ नहीं, अगले साल होगा, लेकिन यह किया गया। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, 1 महीने में उसने जो रिसाइकिल किया तो 87 केजी प्लेटिनम बना रिसाइकिल से। मतलब इतना गार्बेज में जमा हुआ था, जिसको रिसाइकिल किया तो 87 केजी प्लेटिनम, 123 केजी के लगभग में गोल्ड बना, 300 समथिंग केजी में सिल्वर बना, कॉपर सबको कौन पूछता है, इतना ज्यादा प्लास्टिक भी मिला, रिसाइकिल हुआ। वही काम अगर इंडिया में कर दिया जाए, जगह जगह ई डस्टबिन लगा दिया जाए, तो सोचिए क्या हो सकता है। कोई भी जाते हुए देखेगा, अरे कितना अच्छा डस्टबिन लगाया, चलो उखाड़ कर ले चलते, अपने घर में ले जाएंगे। तुरंत आदमी उसको उठा करके डस्टबिन तक को ले जा सकता है, घर का सामान डालना तो बहुत दूर की बात है। तो कैसे हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, ये सब बुक में लिखा हुआ है, मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं बस, कि रिसाइकिल ही एक सॉल्यूशन है। लेकिन क्या हालत है वो तो आप और हम सब समझ रहे हैं। उसके बाद है केस ऑफ स्टडी है फॉर प्लास्टिक रेमेडी। केस ऑफ स्टडी है फॉर प्लास्टिक रेमेडी, और नाम है रमेश चंद्र नाम है अहमद खान का। ये अहमद खान 57 ईयर के थे 2000 में, और बैंगलोर के रहने वाले हैं। 57 ईयर के थे 2000 में, और बैंगलोर के रहने वाले हैं। पिछले 20 सालों से ये प्लास्टिक बैग बेंगलोर में बनाया करते थे, 2000 से 20 साल पहले से। 2000 से 8 साल पहले उन्होंने रियलाइज किया कि प्लास्टिक एक सबसे बड़ी समस्या है। प्लास्टिक बनाना बहुत आसान है, लेकिन डिकम्पोज करना बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने कोलैबोरेशन किया आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ, और साथ ही साथ बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन के साथ। मैंने क्या बोला, प्लास्टिक रेमेडी से कौन रिलेटेड है, अहमद खान। ये बेंगलोर के रहने वाले हैं, इनका एज 57 ईयर था 2000 में ही। 2000 से 20 साल पहले से ही वो प्लास्टिक बैग बना रहे थे। 2000 से 8 साल पहले उन्होंने रियलाइज किया कि प्लास्टिक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसका फॉर्मेशन तो बहुत आसान है, लेकिन डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल है। और वो अहमद खान ने एसोसिएशन बनाया, कोलैबोरेट किए, किसके साथ, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के साथ, एंड बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन के साथ। और उन्होंने केमिकल बनाया, उसका नाम है पॉलीब्लेम। पॉलीब्लेम क्या है, ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइक्लेबल एंड मॉडिफाइड प्लास्टिक। पहले प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होता था, अब रिसाइकिल होने लगा है पॉलीब्लेम की वजह से। फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकेबल एंड मॉडिफाइड प्लास्टिक,
वो बनाया। और फिर एक केमिकल बिटुमिन बनाया, जिसको उस प्लास्टिक में मिलाकर के रोड पे दिया गया, जिसके वजह से रोड का लाइफ 3 टाइम से ज्यादा इंक्रीज हो गया। बेंगलोर में 2000 में ही 40 किलोमीटर से ज्यादा रोड अहमद खान के प्लास्टिक से बना हुआ था। साथ ही साथ फायदा हुआ कबाड़ी वाला और रैग पिकर को, जो पहले 40 से 60 पैसे पर केजी प्लास्टिक खरीदता था, बेचता था। अब उसको अहमद खान ऑफर करने लगे 6 रुपये से 10 रुपये ये चीज। सुनिए क्या है, अहमद खान ने आरवी कॉलेज ऑफ और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के पॉलीब्लेम बनाया। उससे क्या हुआ, प्लास्टिक रिसाइकिल होने लगे। प्लास्टिक जब बहुत बार रिसाइकिल होता, कूड़े वाले से, कबाड़े वाले से प्लास्टिक खरीदते, जब बहुत बार रिसाइकिल हुआ, क्वालिटी खराब हो गया, तो उसमें विटामिन मिला करके रोड पे दे देते, जिससे रोड का लाइफ 3 गुना से ज्यादा से बढ़ जाता है। और साथ ही साथ कबाड़ी वाला और रैग पिकर को भी फायदा हुआ, क्योंकि कबाड़ी वाले अगर होलसेलर को बेचता तो उसको 40-50 पैसे मिलता, लेकिन अहमद खान उसको 6 से 10 रुपये पर केजी बेचते थे, तो दोनों को बेनिफिट हुआ ये चीज। दिल्ली में तो रोड आज के टाइम में बहुत ज्यादा बना हुआ है प्लास्टिक से। आप लोग देखे होंगे पॉलीब्लेम वाला रोड ब्लैक कलर का ही रोड होता है, इतना मोटा सा कारपेट जैसा बिछा होता है, उस पे बड़े बड़े स्टोन लगे होते हैं। आप कभी फ्लाईओवर सब पास करेंगे ना, बहुत सारे फ्लाईओवर पे या रेड लाइट सब पे, तो वहां देखिएगा कारपेट जैसा ब्लैक कलर का रोड का कारपेट जैसा बिछा हुआ होगा, उस पे बड़े बड़े स्टोन होते हैं। और जब हम लोग उस रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो खट 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 आवाज आती है वो स्टोन का, तो वो समझिएगा वो प्लास्टिक वाला रोड है। वो बहुत मुश्किल से टूटता है, जल्दी आसानी से टूटता नहीं है, बहुत दिन उसका लाइफ स्पैन होता है। तो ये सब पॉलीब्लेम सब था, और इसी के साथ सॉलिड वेस्ट खत्म होता है। आगे है एग्रोकेमिकल पॉल्यूशन। आप जानते हैं जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, एक्सेसिव केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज होना शुरू हुआ, और सबसे ज्यादा जो यूज किए हैं वो पंजाब ने यूज किया है। एक्सेसिव केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज किया, और सबसे ज्यादा यूज किया है पंजाब ने यूज किया। इसीलिए सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट पंजाब में ही है, और सरकार ने कैंसर पेशेंट को देखते हुए एक कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन चलाई, जो अमृतसर से बीकानेर जाती है, क्योंकि बीकानेर में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इतना कैंसर पेशेंट हो गया एग्रोकेमिकल पॉल्यूशन के वजह से, ग्रीन रिवॉल्यूशन के वजह से, केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के यूज करने की वजह से। पेज पलट करके देखेंगे, पेज नंबर 280 पे सबसे ऊपर में लिखा हुआ है केस ऑफ स्टडी है फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाम है रमेश चंद्र डागर जी, सोनीपत हरियाणा के फार्मर है। रमेश चंद्र डागर जी सोनीपत हरियाणा के फार्मर हैं। उन्होंने जीरो वेस्टेज ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क किया, यानी एक के वेस्ट को रिसोर्स दूसरे के रिसोर्स के फॉर्म में यूज किया, एक के वेस्ट को दूसरे के रिसोर्स के फॉर्म में यूज किया, और प्रोडक्टिविटी को काफी ज्यादा इंक्रीज करके दिखाया। आज के दिन में रमेश चंद्र डागर जी हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाए हुए, जिसमें 5000 से ज्यादा किसान मेंबर उनके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, रमेश चंद्र डागर जी 3 काम किए, डेयरी मैनेजमेंट किए, एग्रीकल्चर किए और बी कीपिंग किए। डेयरी मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और बी कीपिंग। एक का जो वेस्ट हुआ, एग्रीकल्चर का जो वेस्ट हुआ उसको खिलाया, एग्रीकल्चर का जो वेस्ट हुआ उसको डेयरी में यूज किया, कैटल को खिलाया। अब डेयरी से जो वेस्ट निकले उसको खेतों में दिया। बी ने पॉलिनेशन किया, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया, यानी बिना किसी केमिकल, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का यूज करते हुए प्रोडक्टिविटी को काफी ज्यादा इंक्रीज करके दिखाया। और आज के दिन में रमेश चंद्र डागर जी हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाए हुए हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा किसान मेंबर उनके साथ जुड़े हुए। हालांकि आज के दिन में रमेश चंद्र डागर जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनका डेथ 2015 में ही हो चुका है। रमेश चंद्र डागर जी अब जिंदा नहीं है, लेकिन अपने बुक में यही लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन या रेडियो एक्टिव वेस्ट। आपको पता है ह्यूमन सबसे बड़ा कंज्यूमर है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का 2 काम होता है,
एक तो एटम बम बनाने में काम आता है और न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में काम आता है। एटम बम और न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में काम आता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। ये बहुत कॉस्टली होता है और इससे पता है अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलते हैं, बहुत सारे म्यूटाजेन सब भी होते हैं इसमें। अभी तक 2 एक्सीडेंट हो रखा है। एक आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है 3 माइल आइलैंड, बगल में लिख लीजिएगा यूएसए। 3 माइल आइलैंड जो है वो कहां का एक्सीडेंट है? यूएसए का। चिर्नोबाइल जो है ये रसिया, एक्चुअली रसिया तो बहुत सेगमेंट में टूटा, तो वो यूक्रेन वाला हिस्सा है रसिया का, वहां का एक्सीडेंट है। ये केयरलेस हैंडलिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के वजह से 2 एक्सीडेंट हुआ है। केयरलेस हैंडलिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से 2 एक्सीडेंट हुआ है, जो आपके बुक में मेंशन। न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो हैजार्ड बनते हैं, लोग उनको कहते हैं 500 मीटर डेप्थ सॉइल में डंप करना चाहिए। 500 मीटर डेप्थ में सॉइल में डंप करना चाहिए, सॉइल के नीचे डंप करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि गामा पार्टिकल का पेनिट्रेशन काफी ज्यादा होता है, 500 मीटर भी पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा और फिर म्यूटेशन, कैंसर ये सब कॉज करेंगे। ये सब चीज लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप लोग जानते हैं ग्रीन हाउस ठंडे एरिया में, जैसे हम लोग बात करते हैं हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ या फिर जम्मू कश्मीर हुआ, वहां सब पे आपने ग्रीन हाउस अगर देखा हो, हमने तो हरियाणा में बहुत सारा जगह देखा है, एक्चुअली वो है पॉली हाउस, लेकिन आपको लगेगा ग्रीन हाउस ही। पंजाब में भी देखा है पॉली हाउस, ग्रीन हाउस सब। ग्रीन हाउस क्या है? तो ग्लास का बड़ा सा घर बनाया होता है, उसके अंदर में खेती किया जाता है। खास करके ये कोल्डर एरिया में करते हैं जहां कम टेम्परेचर होता है, तो वहां क्या करते हैं, ग्लास का घर बनाने से वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर प्लांट ग्रो करते रहता है। यानी समर वाला भी प्लांट विंटर में ग्रो कर सकता है, या विंटर में ग्रो करने वाला प्लांट जो नहीं ग्रो कर पाता, वहां एक्सट्रीम विंटर की वजह से वो भी वहां पे ग्रो कर जाते हैं। अब सीधी बात समझो, ग्रीन हाउस को समझने के लिए ना आप ऐसे सोचिए, गाड़ी के सारे डोर को, ग्लास को बंद करके धूप में पार्क कर दिया। क्या किया? गाड़ी के सारे ग्लास को बंद कर दिया, डोर को बंद करके धूप में पार्क कर दिया। 1-2 घंटे के बाद जब हम गाड़ी को खोलते हैं तो अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो गया? ये सोचिए डैशबोर्ड है और ये गाड़ी का ग्लास है, धूप में गाड़ी पार्क है, तो लाइट आया, डैशबोर्ड, सीट, इस सब से रिफ्लेक्ट किया, धूप आया, इस सब से रिफ्लेक्ट किया, डैशबोर्ड सब से, और यहां ग्लास ने क्या किया, इसको फिर से री रिफ्लेक्ट कर दिया। ग्लास ने फिर से री रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसके वजह से क्या होता है, गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ते जाता है। यही सेम हालत आज के दिन में अपने एटमॉस्फेयर में बना हुआ है। ये अपना अर्थ मान लीजिए, और यहां पे गैस का एक लेयर है जिसमें CO2 जो है ये 60% है, मीथेन जो है ये 20% है, N2O देखिए लाफिंग गैस है, ये 6%, और CFCs ये 14%। ये आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 281 पे पाई डायग्राम में कंपोजिशन लिखा हुआ है। पाई डायग्राम में ये कंपोजिशन लिखा हुआ है। हमने क्या किया, यहां पर लिखा है ये ग्रीन हाउस गैस का एक लेयर बना हुआ। मेजर ग्रीन हाउस गैस जो है वो CO2 और मीथेन है, इसलिए CO2 और मीथेन को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब देखिए वही चीज, गैस का लेयर बना हुआ है, लाइट, सनलाइट आया, अर्थ से स्ट्राइक किया, वापस जाने लगा, इस लेयर ने री रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। अब तो ये पाई डायग्राम जो बनाया हुआ है वही कंपोजिशन हमने यहां लिखा है, इसे भी याद रखेंगे। लोग कहते हैं कि अगर ये ग्रीन हाउस गैस को अपने एटमॉस्फेयर से निकाल लें तो क्या होगा, जो अभी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, ये घट करके -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
यानी लोग जो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं वो ग्लोबल चिलिंग हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली एक स्लोगन है, यूनेस्को ने दिया है। ग्लोबल वार्मिंग एक स्लोगन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग होता है, एक स्लोगन है जो यूनेस्को ने दिया है। और ये सारे ग्रीन हाउस गैस को निकाल ले तो टेम्परेचर घट करके 15 डिग्री से -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यह रिफ्लेक्ट होने से क्या होता है, अर्थ पे रिफ्लेक्ट होने से अर्थ का टेम्परेचर रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है और अपने अर्थ का टेम्परेचर हर एक सेंचुरी में 0.6 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो रहा है, 0.6 डिग्री सेल्सियस से। और पिछले 3 डेकाड यानी 30 सालों में और भी काफी तेजी से ये टेम्परेचर अपने अर्थ का इंक्रीज हुआ है। आप सोचिए कि रेगुलर टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, वही होगा, पोलर आइस मेल्ट करने लगेंगे, ओशियन का लेवल बढ़ने लगेगा, फ्लड आएगा, पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा। जैसे आपने मूवी देखा था ना द डे आफ्टर टुमारो, उसमें भी बताया गया है कि कैसे लाइफ खत्म होगा। लोग कहते हैं ना कि अपने अर्थ पर 5 बार लाइफ हुआ है और खत्म हुआ है, छठा होने वाला है। और लोग इतना बता रहे हैं कि इस बार जो लाइफ खत्म होगा उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ह्यूमन एक्टिविटी ही रिस्पॉन्सिबल होगा सॉरी ह्यूमन एक्टिविटी ही रिस्पॉन्सिबल होगा। और मोस्ट प्रोबेबली लाइफ जो खत्म होगा वो वाटर से ही खत्म होगा, ऐसा लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यानी वाटर से ही लाइफ खत्म होगा। बहुत सारी कंट्री तो डूबने वाला है, जैसे आपने मालदीव का नाम सुना है ना, लोग बताते हैं 2030 में मालदीव पूरा का पूरा डूब जाएगा, 2030 में। तो हम लोग देखेंगे अपने इंडिया का वेस्ट बंगाल का कुछ आइलैंड था, वो डूब चुका है, वहां के सारे लोग माइग्रेट कर गए हैं, घर जमीन जो भी था वो सब खत्म हो गया, जो लोग वहां रहते थे वो सब वहां पे समझ लो जीरो ही हो गया, जो जमीन था वो तो पानी के अंदर समुद्र में चला गया। तो हम लोग कहते हैं कि फ्लड क्या चीज होता है। देखिए रेगुलर टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ऑड इन क्लाइमेट होता है, उसी को बोलते हैं एल नीनो इफेक्ट। हमने आपसे पहले भी जिक्र किया एल नीनो क्या होता है। ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ जाता है 80 डिग्री सेल्सियस तक, और वही गर्म पानी का फ्लो होता है इक्वेटर से पोल की तरफ, उसी को एल नीनो कहते हैं। सॉरी, हालांकि एक लानिना भी होता है, दोनों को ऑड इन क्लाइमेट कहते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक ने एल नीनो को ही ऑड इन क्लाइमेट बोला है। और आपको क्वाइटो प्रोटोकॉल हमने जिक्र किया था, क्वाइटो प्रोटोकॉल जो जापान में हुआ था वो भी यही ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड है। एक है डिप्लेशन इन ओजोन रीजन, या उसी को ओजोन होल बोलते हैं, डिप्लेशन इन ओजोन रीजन या उसी को ओजोन होल बोलते हैं। दो तरह का ओजोन होता है, गुड ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में है और बैड ओजोन जो ट्रोपोस्फीयर में। ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फीयर में है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ओजोन अगर ट्रोपोस्फीयर में तो वो पॉल्यूटेंट के जैसा काम करता है। और ओजोन लेयर के थिकनेस को मेजर करते हैं कि यूनिट में, उसी को कहते हैं डॉब्सन यूनिट, और उसको डिनोट करते हैं डीयू से, उसी को डॉब्सन यूनिट कहते हैं और डीयू से उसको डिनोट करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs एंड जेट प्लेन इमिशन ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है डिप्लेशन ऑफ ओजोन रीजन के लिए। CFC जो है ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन गैस और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिसके वजह से ओजोन लेयर का थिकनेस कम होते जाता है। आप सोचेंगे कि ओजोन लेयर का थिकनेस कम होगा तो क्या होगा, यूवी रे अर्थ पर आने लगेंगे, और आपको पता है यूवीसी तो लीथल होता है, यूवी भी क्वाइट हार्मफुल होते हैं, वो स्नो ब्लाइंडनेस करता है, कॉर्निया को ब्लीच करता है, स्किन कैंसर करता है, एजिंग ऑफ स्किन करता है, बहुत सारे स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर करता है, ह्यूमन में यूवीबी करता है। तो ये सब चीज होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने पहले भी जिक्र किया था कि हुआ था 87 में, बट इफेक्टिव इन 89, कनाडा में हुआ था। इसका एम क्या था, रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के इमिशन को कम करना था। आगे लिखा हुआ है इम्प्रॉपर मैनेजमेंट रहा है नेचुरल रिसोर्स का। आज जो इतना ज्यादा पॉल्यूशन है इसके लिए सिर्फ पॉल्यूटेंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इसका सिर्फ
पोल्यूटेंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटी भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट किया नेचुरल रिसोर्स का, और ये भी दो लिखा हुआ है अपने एनसीईआरटी बुक में। एक है सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। हम लोगों ने खेतों में इतना ज्यादा फसल लगाया, इतना ज्यादा खेतों को यूज किया, धीरे धीरे न्यूट्रिएंट का अमाउंट कम होते गया और धीरे धीरे वो चेंज हो गया किस चीज में, डेजर्ट में चेंज हो गया। तो सॉइल इरोजन से डेजर्टिफिकेशन हो गया। और दूसरा रहा वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। इम्प्रॉपर इरिगेशन हुआ, इम्प्रॉपर इरिगेशन के वजह से वाटर लॉग हो गए और सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट हो गया, सैलिनिटी बढ़ गया। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है लॉस के लिए। फिर हम लोग कहते हैं, आगे हेडिंग बनाया हुआ है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग एंड रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। कटिंग एंड रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, उसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। लोग कहते हैं कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट से, ट्रॉपिकल एरिया से 40% से ज्यादा फॉरेस्ट रिमूव हो गया है, काटा गया है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से, ट्रॉपिकल एरिया से 40% से ज्यादा फॉरेस्ट हट गया, जबकि टेम्परेट एरिया में सिर्फ 1% ही फॉरेस्ट का लॉस हुआ। यानी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का लॉस ट्रॉपिकल एरिया में, वहां का 40% फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, जबकि टेम्परेट एरिया में सिर्फ 1% लॉस हुआ। अपने इंडिया में 1900 में, यानी 20वीं सदी के शुरू में फॉरेस्ट कवर कर रहा था 30%, और 1999 यानी 20वीं सदी के लास्ट में ये फॉरेस्ट कवर किया है 19.4%। और लोग बता रहे हैं आज के टाइम में, यानी 2020 में फॉरेस्ट कवर कर रहा है सिर्फ 12 to 14%। आप समझ सकते हैं कि कितना तेजी से इंडिया में फॉरेस्ट काटा जा रहा है। पहले इंडिया में फॉरेस्ट 30% कवर कर रहा था, 1999 में यानी आज से 20 साल पहले 19.4% कवर कर रहा था, और अब जो है 12 to 14% ही कवर कर रहा है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रिवाइज हुआ था 1988 में। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रिवाइज हुआ था 1988 में, और उसने बोला कि प्लेन एरिया में फॉरेस्ट कवर करना चाहिए 33% प्लेन एरिया में, और 76% कवर करना चाहिए हिली एरिया में। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रिवाइज हुआ था 1988 में, और उसने बताया था कि प्लेन एरिया में फॉरेस्ट कवर करना चाहिए 33% ऑफ टोटल लैंड मास, जबकि हिली एरिया में फॉरेस्ट को कवर करना चाहिए 76% ऑफ टोटल लैंड मास को। बहुत ज्यादा फॉरेस्ट कटने का रीजन भी बहुत सारे ट्रेडिशनल टेक्निक है, खास करके स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन। इसी को झूम कल्टीवेशन कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल पीपल लोग करते थे। क्या करते हैं, एक एरिया के फॉरेस्ट को जला देते थे, और उसका जो राख होता था, फॉरेस्ट का जो ट्री का जो राख होगा, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उस पर खेती करते थे। 8-10 साल प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हुआ, फिर धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी कम होने लगा। लोगों ने क्या किया, दूसरे एरिया के फॉरेस्ट को जला करके उसके ऊपर खेती करने लगा। जलाया ना, तो इसलिए इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन। इसी को कहते हैं झूम कल्टीवेशन कहते हैं। एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, वो अलग है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इस एरिया में खेती किया, प्रोडक्टिविटी कम होने लगा, इस एरिया को छोड़ करके दूसरे एरिया में खेती करने लगा, एरिया बदल लिया, तो उसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एरिया बदल लिया तो। और जब जलाया तभी हुआ स्लैश एंड बर्निंग, या उसी को झूम कहते हैं। तो आज के दिन में अपने इंडिया में स्लैश और बर्निंग कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन दोनों पे बैन लगा हुआ है। एक रीफॉरेस्टेशन क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। वहां पहले फॉरेस्ट था, किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, वहां जो फॉरेस्ट आ रहे हैं उसी को रीफॉरेस्टेशन कहते हैं। ये नेचुरली भी होता है, रीफॉरेस्टेशन नेचुरली हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। जैसे कोई फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट फायर हो गया, आग लग गया, पूरा फॉरेस्ट जल करके राख, वहां दोबारा से फॉरेस्ट आएंगे,
तो उसको कहेंगे रिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, नेचुरली होने में टाइम लगता है। तो हमने आपको बताया फॉरेस्ट के काटने को डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट पे दोबारा फॉरेस्ट का आ जाना उसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं, और पेड़ लगाने को कहते हैं फॉरेस्टेशन। एक एफॉरेस्टेशन भी होता है, वो भी पेड़ लगाने को बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। डेंसिटी को बढ़ाने के लिए या किसी खाली पड़े हुए एरिया में जो ट्री लगाते हैं उसको कहते हैं एफॉरेस्टेशन कहते हैं। एक केस है स्टडी के लिए फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, नाम जाता है अमृता देवी बिश्नोई का, नाम जाता है अमृता देवी बिश्नोई का, और ये बात है 1731 का। 1731 जोधपुर राजस्थान के किंग ने मिनिस्टर को परमिशन दिया कि हमें कुछ लकड़ी चाहिए, नया घर बनाने के लिए कुछ लकड़ी चाहिए, और वो लकड़ी जो था कहां से काटना था, अमृता देवी बिश्नोई के विलेज के पास। बिश्नोई मेंबर जानते थे कि प्लांट जो है बहुत जरूरी है, पूजा पाठ भी करते थे खेजड़ी ट्री का, और वो जानते थे लाइफ से ज्यादा, अपने लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है। बिश्नोई मेंबर प्रोटेस्ट पे आ गए। अमृता देवी बिश्नोई, 3 उसकी बेटी और 100 से ज्यादा बिश्नोई मेंबर पेड़ को हग कर लिए, बोले कि इस ट्री को काटने से पहले हमें काटना होगा, क्योंकि अमृता देवी बिश्नोई जानती थी कि ह्यूमन के लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्री है। अपने लाइफ का परवाह किए हुए बगैर वो प्रोटेस्ट पे आ गई, और वो मिनिस्टर जो किंग का आदमी था वो इतना नेक इंसान था, बिल्कुल अपने कटप्पा के जैसे, एकदम राष्ट्रभक्त। उसने सिर्फ राजा का परमिशन माना, बाकी कुछ नहीं। उसने अमृता देवी बिश्नोई को, उसकी 3 बेटी को और 100 से ज्यादा बिश्नोई मेंबर को पेड़ के साथ ही काट दिया। अमृता देवी बिश्नोई को, उनकी 3 बेटी को और 100 से ज्यादा बिश्नोई मेंबर को पेड़ के साथ ही काट दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके रिमेंबर में एक अवार्ड बनाया, उसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड ये रूरल एरिया के उस पर्सन को या उस संस्था को मिलता है, पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिलता है, इलिटरेट लोगों को मिलता है। रूरल एरिया के उस पर्सन को या उस संस्था को मिलता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाता है फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाता है फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। और यह अवार्ड मिल चुका है सुंदरलाल बहुगुणा को फॉर चिपको मूवमेंट। आपको मैं जिस दिन नोट्स बता रहा था उस दिन मैं शायद भूल गया था बताना, चिपको मूवमेंट क्या है। यह बात है 1974 का, आपके एनसीईआरटी बुक ने लिखा है 74, था ये 73 का ही, चूंकि एनसीईआरटी ने 74 लिखा है तो मैं भी 74 ही बोलता हूं। 1974 का था, लेकिन 1973 का। ये बात है 1974 का, गढ़वाल हिमालयन विलेज का, डिस्ट्रिक्ट चमोली उत्तराखंड में पड़ता है। और ये शुरू किए थे सुंदरलाल बहुगुणा और उनका साथ दिए थे चंडी प्रसाद भट्ट। वहां के लोकल लोगों को ट्रेन किए थे कि आप ना प्रोटेस्ट कीजिएगा, हेयर खोल करके फीमेल सबको बताए थे कि ट्री को हग कर लेना है, कहना इस पेड़ को काटने से पहले हमें काटना होगा। आप खुद सोच सकते हैं आज अंधविश्वास इतना ज्यादा है तो 74 में कितना ज्यादा होगा। लोग डर करके भागने लगते थे, लोग पूछते आप कौन है, वो सब बोलते थे हम लोग जो है ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है। तो इस तरह से लोग कुछ पहले तो डर गए थे, लेकिन बाद में लोगों को लगा नहीं ये एक मुहिम है। और गढ़वाल हिमालयन विलेज से जो शुरू हुआ था ये चिपको मूवमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड चला था। अदर कंट्री में भी लोग नहीं समझते होंगे चिपको मूवमेंट क्या होता है, चिपको का मतलब क्या होता है, चिपको आंदोलन क्या होता है, लेकिन सब लोग चिपको मूवमेंट करते थे। ये सुंदरलाल बहुगुणा को भी मिला है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। और उसके बाद है JFM, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, हमने पहले भी जिक्र किया है, 1980s में चला था। गवर्नमेंट लोकल लोगों के साथ मिलकर के ट्री लगाते हैं, ट्री गवर्नमेंट का होता है, उसका प्रोडक्ट लोकल लोगों का होता है। और हमने जिक्र भी किया था ना, कश्मीर में जो अखरोट के पेड़ है, एप्पल, एप्रिकोट, वालनट, इस सब के जो प्लांट लगे हुए हैं वो सब JFM के अंदर है, क्योंकि पहाड़ ना किसी का नहीं होता है, समुद्र किसी का नहीं होता है, वो गवर्नमेंट की संपत्ति होती है। ट्री लगाया हुआ है तो JFM है। साउथ इंडिया में जाएंगे ना,
कोकोनट का पेड़, काजू का पेड़, सुपारी का पेड़ गवर्नमेंट वाले लैंड पे लगा हुआ है, लोग तोड़ तोड़ करके यूज करते हैं। तो ये सब जेएफएम में ही है। और इसी के साथ ये चैप्टर और इकोलॉजी खत्म होता है। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये पॉल्यूशन चैप्टर में जो हमने नोट्स दिया उसको देखना है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो हमने जिक्र किया पिछले 2 क्लास में, यही चीज को ही सिर्फ पढ़ना है, क्वेश्चन इसी से आएंगे। इसलिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा पॉल्यूशन वाले चैप्टर में और बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर में। हमारा एनसीईआरटी और नोट्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। मैं ज्यादा पढ़ाता ही नहीं हूं, और या यूं कह लीजिए ज्यादा मुझे आता ही नहीं है। जितना पढ़ाता हूं, जितना नोट्स में है, जितना एनसीईआरटी में, उसी से क्वेश्चन हर एक साल आते हैं और आगे भी आते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इसी के साथ खत्म होता है इकोलॉजी।